लास्ट क्लास में हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखी थी। इस क्लास के अंदर हम केपलर्स लॉ की बात करेंगे, जो हम केपलर स्पेसिफिकली थर्ड लॉ की बात करेंगे। केपलर्स थर्ड लॉ, जो कि हमारे पास है थर्ड लॉ एज अ सेड। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इस कॉन्सेप्ट से क्यों ज़रूरी है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एक सेंट्रल बॉडी, फॉर एग्जांपल हमने अभी तक कंसिडर किया था कि लेट से हमारे पास सन के अक्रॉस हमारे पास हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सही ऑर्बिट में। लेकिन हो सकता है कि एज अ फैक्ट है हमारे पास कि सिर्फ अर्थ नहीं करती है, उसके साथ अर्थ के साथ मार्स भी कर रहा है, जुपिटर भी है, सो ऑन सो अदर प्लैनेट्स भी कर रहे हैं। तो मल्टीपल बॉडीज कर रही हैं एक ही सेंट्रल बॉडी यानी सन के अक्रॉस ऑर्बिट। सही है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्स बना दूँ या जुपिटर बना दूँ या सो ऑन एंड सो, मतलब ये सब जो है एक ही कॉमन सेंट्रल बॉडी के अक्रॉस रिवॉल्व कर रही हैं, ऑर्बिट कर रही हैं, जो कि हमारे पास सन है। ठीक है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास केपलर्स लॉ आता है। तो ज़ाहिर है फिजिक्स है, हमारे पास हर चीज़ किसी ना किसी लॉ से बैक्ड अप होती है, तो यहाँ पे वही केपलर्स लॉ है। सो फॉर मल्टीपल बॉडीज ऑर्बिटिंग अ कॉमन सेंट्रल अ कॉमन सेंट्रल बॉडी। अच्छा, तो बेसिकली कैपलर्स लॉ हमारे पास है क्या? हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी बताता है वो, लेकिन हमें उस बात को समझने के लिए पहले तो एक बात तो ये समझनी थी कि मल्टीपल बॉडीज जो है एक सेंट्रल बॉडी के आसपास रिवॉल्व कर रही हैं, ऑर्बिट कर रही हैं। ठीक है। तो जाहिर है उन सब में सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास कौन सी होगी, जो उस एक सेंट्रल लेट से सन है, और ये अर्थ जैसे मैंने पहले बनाया मार्स है। अगर ये सब क्यों इसके अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक ग्रेविटी है जो इसको, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की साइड पे, जो इनको इसके इसके एक ऑर्बिट के अंदर मूव करवा रही है। सही। और वो हमारे पास एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है कि जब भी मतलब फॉर एग्जांपल ये मार्स यहाँ आ गया, ये अर्थ यहाँ आ गई, तो ये हमेशा क्या रहेगा, टूवर्ड सेंटर ही रहेगा। तो वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करी है मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने बोला एफ सी किसके बराबर है, एफ जी के। फिर एफ सी के बारे में हमें पता है, इसका एक फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एफ जी का फॉर्मूला हमारे पास है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं इस m को और इस m को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है। जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास आर ओमेगा स्क्वायर बचता है। लेट्स से मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँ, मतलब ऑपोजिट साइड पे, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं आर को उस साइड मूव करा दूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब। सही है। यहाँ तक एक बात आ गई मेरे पास। अब इसके अलावा मुझे क्या पता है, इसके अलावा मुझे पता है कि ओमेगा स्क्वायर को मैं फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इन टू पाई। ठीक है। तो टू पाई ओवर टी, मतलब टू पाई का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ओमेगा किसके बराबर होता है, टू पाई ओवर टी के, हमें ये बात ऑलरेडी पता है। तो वो हमने यहाँ इनपुट कर दी। मैं यहाँ पे साइड पे छोटा सा लिख भी देता हूँ। तो हमने यूज़ किया ओमेगा है बराबर टू पाई ओवर टी के। सही है। तो टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर की जगह। एंड वंस वी हैव इट, हम इसको इक्वेट कर देंगे अगेन, हमारे पास जी एम ओवर आर क्यूब था, उससे जी एम ओवर आर क्यूब। आर क्यूब कैसे आया था, यहाँ ऑलरेडी आर स्क्वायर था, ये आर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ था तो आर क्यूब बन गया था। फिर हम इसको फर्दर ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास, या हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं एक बात पूछूं, वो ये है कि इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे, कि जी की वैल्यू मेरे पास कभी चेंज होगी? नहीं होगी। क्या मास की वैल्यू मेरे पास कभी चेंज होगी? नहीं होगी। क्या मेरे पास टू पाई, ये तो इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, फिर पाई की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होती, मतलब ये भी एक कांस्टेंट है, ये दो भी कांस्टेंट्स हैं। हाँ, मेरे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये चेंज होगा, टी यानी कि टाइम पीरियड मेरे पास चेंज होगा। ये दो चीज़ें हैं जो कि चेंज होंगी, और ऊपर वाली चीज़ें कांस्टेंट है। जब वो कांस्टेंट है तो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मैं पहले इन दोनों को अपोजिट साइड पे ले जाता हूँ, मतलब मैं आर को उस साइड ले जाता हूँ और टी को उस साइड। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर टू पाई स्क्वायर, मैंने टू पाई स्क्वायर को डिवाइड करा दिया,
2 पाई स्क्वायर को मैं ऑपोजिट साइड पे ले गया था इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे, तो वहाँ मैंने उसको डिवाइड करा दिया, तो ये 2 पाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे टी स्क्वायर आके, अच्छा एक चीज़ मैंने जो गलत कर दी है, आर क्यूब उस साइड जाना था, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और टी स्क्वायर इस साइड पे आना था, टी स्क्वायर। अब ये वाली पूरी चीज़ मेरे पास कांस्टेंट है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। तो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी, क्यों बोला कांस्टेंट है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जाहिर है। मेरे पास जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मेरे पास 2 पाई स्क्वायर इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी जाहिर है चेंज नहीं होती, कि पाई भी फिक्स है 3.142 एंड सो ऑन एंड सो। तो मेरे पास रिलेशन क्या निकल के आया, मेरे पास रिलेशन ये निकला कि मेरे पास जो मेरा टाइम पीरियड का स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये है मेरे पास जो मेन रिलेशनशिप है, और ये कैपलर्स लॉ है हमारे पास। स्टार्ट हमने कहाँ से किया, हमने कहा कैपलर्स लॉ को डिफाइन करना है, तो हमें सबसे पहले बात एक ये कहनी है कि मल्टीपल बॉडीज ऑर्बिट कर सकती हैं एक सेंट्रल बॉडी के, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, जैसे कि हमारे पास सन के अक्रॉस जो है हमारे पास मल्टीपल प्लैनेट्स जो है ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ से हमने शुरू किया, हमने बोला सही है, एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी हर किसी के केस में, और फिर हमने सो ऑन एंड सो इसको करके सॉल्व करके एक ये बात निकाल ली कि हमें उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उस प्लैनेट का मास क्या है क्या नहीं है, सो ऑन एंड सो, सब एक कांस्टेंट चीज़ है। हमारे पास मैटर क्या चीज़ करती है, डिस्टेंस मैटर करता है फ्रॉम द सेंटर, और उसका टाइम पीरियड ज़ाहिर है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, विद द फैक्ट कि टाइम पीरियड का स्क्वायर और जो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है उसका क्यूब। सो हम इसके बारे में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर, लेट मी राइट इट डाउन विद वाइट, for different different masses going around, going around a common central body, G M। बाय द वे ये M क्या है, ये अगर आप नोटिस करो तो जब मैंने एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी लिखा था, ये ये जो एम्स कैंसिल आउट हुए थे, ये वो एम्स थे, क्योंकि हम जब एफ सी भी यूज़ करते हैं जो बेसिकली हमारे पास वो स्पेसिफिक प्लानट के थे, मतलब या स्पेसिफिकली स्पेसिफिक उस क्या कह सकते हैं कि या उस प्लानट के थे मेनली जो हमारे पास कैंसिल आउट हुए थे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन, तो हमने बोला था हम ये कब अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैटेलाइट है और वो इस सेंटर के अक्रॉस वो मूव कर रही है, तो हम यहाँ एफ सी के अंदर एम आर ओमेगा स्क्वायर अप्लाई करते थे, जो मैथ हमारे पास होता था वो सैटेलाइट का होता था, तो यहाँ पे वो मैथ प्लानट का है। तो इधर ये मैथ प्लानट का फॉर एग्जांपल अर्थ का, या फिर चलो हम कोई और प्लानट लेते हैं जुपिटर का, और यहाँ पे भी ये प्लैनेट का एक मास जुपिटर का, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास मास किस चीज़ का बच रहा है, मास हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ इस मतलब जो यहाँ पे हमारे पास मास है, ये कौन सा मास बच रहा है, मास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है हमारे पास क्या कहते हैं, जिस भी सेंट्रल बॉडी के अक्रॉस हम रिवॉल्व कर रहे हैं उसका, फॉर एग्जांपल सन का बच रहा है, ठीक है। और वो तो कांस्टेंट रहेगा, कोई भी प्लैनेट ले लूँ मैं मार्स ले लूँ उसके लिए भी सन का मास यही है, मैं जुपिटर ले लूँ उसके लिए भी सन का मास यही है, मैं जो अर्थ ले लूँ उसके लिए भी सन का मास यही है, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास दूसरा मास है जो प्लैनेट का मास है जो वेरी करता, वो तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी अर्थ का मास आता अगर अर्थ को और मैं मून उसको सन को कंपेयर कर रहा होता, यहाँ पे भी अर्थ का मास आता, दोनों कैंसिल आउट हो गए, जुपिटर लेता तो जुपिटर कैंसिल आउट हो गया। मतलब सो ऑन एंड सो हमारे पास बात ये समझ आती है कि हमारे पास जो मास बच रहा है कैंसिल आउट जो नहीं हो रहा, वो है सिर्फ उस चीज़ का, उस बॉडी का जो कि सेंटर के अंदर है, ठीक है। और वो तो कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव के, कोई भी चीज़ आ जाए मेरे पास, कोई भी प्लैनेट आ जाए जो घूम रहा होगी, क्योंकि प्लैनेट का मास कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सेंट्रल बॉडी है उसका कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमने बोला जी, हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमारे पास मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी वो कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास एक वैल्यू होगी 4, कैसे आएगी वो, जब हम 2 पाई का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगी, तो बेसिकली ये 4 भी कांस्टेंट रहेगा। और जाहिर है हमारे पास पाई की वैल्यू भी, यानी कि पाई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। बस इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है और हमें यही समझना था। अब हम ज़रा पढ़ते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में। अब होता क्या है बाइनरी स्टार, हमें पता है बाय का मतलब होता है बेसिकली 2,
सो हम यहाँ पे, और बाइनरी स्टार सिस्टम है, इसका मतलब बेसिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम टू स्टार्स की बात कर रहे हैं। और ये वो ऐसे दो स्टार्स होंगे दैट आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर, दैट आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। अब ये इतना करीब होंगे हमारे पास कि हम बोलेंगे इनका बेसिकली जो टाइम पीरियड है और जो इनका ओमेगा है, जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो सेम है, क्योंकि ये बहुत करीब होंगे। इवन दो दे आर टू डिस्टिंक्ट स्टार्स, लेकिन इतने करीब होंगे कि हम इनके बारे में ये बात कह सकते हैं। तो बेसिकली एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर टू स्टार्स दैट आर रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। दूसरी बात हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि दे ऑर्बिट अ कॉमन सेंटर, अ कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर। जाहिर है अगर ये दो स्टार्स हैं एंड इफ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड, ऑर्बिटिंग अराउंड अ सन, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि मतलब हम ये बेसिकली हम कह रहे होंगे ये बाइनरी स्टार सिस्टम के लिए ये दोनों इसी के अक्रॉस ऑर्बिट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये दो स्टार जो रिलेटिवली क्लोज टुगेदर हैं ये इसके अक्रॉस ऑर्बिट कर रहा है और यहाँ पे कोई और लेट्स से कोई प्लैनेट हो, कोई एक्स वाई जी जो भी प्लैनेट है, ये वाला स्टार उसके अक्रॉस ऑर्बिट कर रहा हो। हम वी कैन नॉट से दैट। इन दोनों का एक कंडीशन जो है वो ये है कि इन दोनों का ऑर्बिट जो है वो कॉमन सेंटर होना चाहिए, मतलब सेम सेंटर होना चाहिए। इन दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए वो सेंटर जिसके अक्रॉस ये ऑर्बिट कर रहे हैं। अगेन इनका सेम टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए विच इज़ ओमेगा। और वही बात कि अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करनी है फॉर देम टू बी इन ऑर्बिट, तो अब हम ये बार बार समझ सकें, फॉर एग्जांपल ये सन के अक्रॉस ही रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, तो बार बार ये बात समझ चुके हैं ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये बेसिकली हमें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी रिक्वायर्ड to keep the stars, to keep the stars in circular motion is provided by Fg, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी। एक खास बात जो इसमें समझनी है वो ये है कि जो इन दोनों स्टार्स के बीच में, या आई शुड रादर से कि जो डिस्टेंस होगा स्टार और ऑर्बिट के बीच में, मतलब एज इन सेंटर ऑफ ऑर्बिट के बीच में, यानी मतलब अगर ये सन से कर रहे हैं और ये मेरे पास स्टार है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस आर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के। इस बात का भी खास ख्याल रखना है। सो बेसिकली एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके आर के, ठीक है, इनके डिस्टेंस के। सो जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट्स मास ऑफ स्टार्स, मास ऑफ स्टार्स, और आर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द सन, नहीं नॉट सन, ज़रूरी नहीं है सन के अक्रॉस कर रहे हूँ मैं इसके लिए ज़्यादा बेहतर टर्म जो यूज़ कर सकता हूँ सेंटर ऑफ ऑर्बिट है, बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑर्बिट एंड द स्टार्स, एंड द स्टार्स। तो ये इनका एक रिलेशनशिप है। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट छोटा सा हमें और डिस्कस करना है, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एंड वन ऑफ देम इन दिस केस इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमें कम से कम जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रॉकेट की बात करूं, ठीक है, अगर आप लोगों ने एक रॉकेट देखा है तो होता क्या है हमारे पास कि जब वो रॉकेट फ्लाई करने लगता है तो इनिशियली उसके नीचे से काफ़ी ज़्यादा हीट निकल रही होती है, सही है, उसके नीचे आपको दिख रहा होता है कि उसकी आग निकलनी स्टार्ट हो गई है, उसका इंजन ऑन है,
वो ऊपर नहीं जा रहा होता, लेकिन सही है, वो अपनी ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है, करते 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 कि एक वक्त आता है उसके बाद फिर वो चला जाता है स्पेस के अंदर, वो रिलीज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर जो बंदा बैठा है, या फिर अगर बंदा नहीं है लेट्स से, और उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो बस स्टार्ट हो उसका इंजन, और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी वो हवा में चला जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी स्पीड ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही होती है, और फिर एक स्पेसिफिक स्पीड ऐसी वो रीच करता है जिसके बाद वो उड़ जाता है। सही है, उससे पहले तक आपको बस ये दिख रहा होता है कि नीचे से आग निकल रही है, धुआं निकल रहा होता है साइड से। ठीक है, ये भाई ये बस ये उड़ने वाला है, कभी भी उड़ सकता है, इसकी स्पीड इंक्रीज करे जा रही है, करे जा रही है। एंड एज ए सेड, जैसे ही वो एक स्पेसिफिक स्पीड वो रीच करता है, उसके बाद फिर वो लॉन्च जाता है सरफेस से, और फिर वो इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट, जहाँ पे भी आप चाहते हो स्पेसिफिकली टारगेट करना होता है, वो वहाँ चला जाता है। तो इस जो स्पेसिफिक एक वेलोसिटी आई, जिसके जिसके बाद स्पेसिफिक जो स्पीड आई, उसके बाद जिसके बाद जो वो रॉकेट है वो लॉन्च हुआ, वो स्पीड हमारे पास, या वो वेलोसिटी हमारे पास, वो स्केप वेलोसिटी कहलाती है। सो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वील राइट डाउन, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज द minimum velocity for an object, for an object of any mass to be launched from surface of any planet so that it reaches infinity, so that it reaches infinity. And at that point, of course, we can say कि मेरे पास जो kinetic energy होगी at a certain height, that would be equal to my gravitational potential energy. सही है। और जब ऐसा पॉइंट रीच करेगा, तो उस पॉइंट के लिए मैं अगर इसको एज इट इज़ रखूँ, या चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की ऑफ कोर्स बात हो रही है, तो हाफ एम वी एस्केप नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हमने ये बात चैप्टर में पहले पढ़ी थी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम टाइम्स चेंज इन माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मास टाइम्स द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमने पहले ये बात डिस्कस की हुई है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसी के लिए हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं, और ज़रा इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट किस तरह हो रही है। वी ई एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू मास टाइम्स, नाउ लेट्स मेक इट डिफरेंट। ज़ाहिर है वो एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाएगा, तो फाइनल डिस्टेंस वुड बी इन्फिनिटी, बिकॉज अगर हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करता है। सो ऑफ कोर्स infinity is my this infinity is the value that I'm going to use with phi minus the phi at surface, ठीक है, and I can further simplify it out, हाफ एम वी ई एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू मास टाइम्स। अच्छा, फाई इन्फिनिटी पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये बात भूल चुके होंगे, लेकिन हमें याद है फाई इन्फिनिटी के ऊपर तो जीरो होता है, क्योंकि फाई जैसे जैसे सरफेस की तरफ आता है वैसे वैसे वो नेगेटिव होता रहता है, इट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। फाई एट इन्फिनिटी इज जीरो, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो दिस बिकम जीरो माइनस सरफेस वाला, ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, बट आप इसको फाई को इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव जी एम ओवर आर लिख सकते हो। ठीक है, हमें ये बात ऑलरेडी पता है, इसको मैं चलो कैपिटल आर यूज़ कर लेता हूँ, सो दैट इट डज नॉट लुक मिस्ड अप। सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन राइट, हमने हमें पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ नेगेटिव जी एम ओवर आर, तो हमने वही एग्जैक्टली यहाँ यूज़ कर लिया। अभी नेगेटिव साइंस में कंफ्यूज नहीं हो, ये नेगेटिव साइन तो इन दोनों की डिफरेंस वाला नेगेटिव साइन है, और ये नेगेटिव साइन आया ड्यू टू फाई, बिकॉज फाई का इटसेल्फ एक नेगेटिव साइन है। सही है, मैं अगर ब्रैकेट्स डिफरेंट लगा दूँ तो आई थिंक यू कैन रिलेट विद इट बेटर। ये बेसिकली फाई है, दिस इज फाई। सही है, तो फाई अगेन इज itself is negative, तो इस वजह से नेगेटिव साइन सेपरेट आया है। And I can further simplify it out, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसे वी एस सी को स्क्वायर बना दूँ, वी एस सी स्क्वायर, मतलब इसको सब्जेक्ट बना दूँ, तो अच्छा अगेन दिस एम एंड दिस एम कैन कैंसिल आउट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
दोनों साइड्स के ऑपोजिटली, तो ये एक दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. दिस 2 goes on the other side, so it becomes, this becomes positive by the way, negative negative positive हो जाता है, so it becomes 2 gm over r. This is how it looks like. 2 opposite side पे चला गया था, multiply हो गया gm over r, and then I can just say that VASC is equal to under root 2 gm over r. That's it. तो ये हमारे पास एक escape velocity का फॉर्मूला आ गया. अगर ये नहीं भी याद रहता तो कोई मसले की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका रट्टा मारो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद रखो. यू कैन जस्ट नो दिस वन थिंग एंड देन यहाँ से आप स्टार्ट करके इसको ड्राइव कर सकते हो पेपर में इफ़ यू हैव टाइम. वैसे तो इतनी प्रैक्टिस करो कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े एंड यू ऑलरेडी नो इट. अच्छा, अब जाहिर है जितने भी मेरे पास चीज़, जो भी चीज़ें मेरे पास ऑर्बिट कर रही होती हैं उनकी एक एनर्जी होती है स्पेसिफिकली, हमें इससे एक बात ये समझ आती है. तो लेट्स कंसिडर अनदर लास्ट सब टॉपिक. Instead of saying another, I should rather say last subtopic. So, energy of an orbiting system. Orbiting system. अच्छा, so what we know is that कि हमारे पास gravitational potential energy जो work done है, क्योंकि ज़ाहिर है it is a certain distance apart, right? कोई भी planet अगर revolve कर रहा है या orbit कर रहा है around, let's say sun है या earth है, there's a certain distance apart. मतलब इसके अंदर एक gravitational potential energy है, the work done is due to the gravitational potential energy. So हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि it is equal to mass times the gravitational potential. Now what I can say is that मैं इसको further simplify अगर कर दूँ तो gravitational potential energy becomes phi की वैल्यू क्या, phi का हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, नेगेटिव जी एम ओवर आर. सही है, नेगेटिव जी एम ओवर आर. सो दिस इज व्हाट आई एम गोना इनपुट ओवर हियर, सो दिस बिकम्स नेगेटिव जी एम एम ओवर आर. This is the formula that I get for what? For gravitational potential energy of an orbiting system. जाहिर है काइनेटिक एनर्जी भी होती है, we got to see that as well. So अच्छा, मैं एक छोटी सी डायग्राम तो बना के छोड़ दूँ so that you can relate. Let's say this is the orbiting, this is basically द सेंटर ऑफ ऑर्बिट. सही है, जो भी ये सन है या कुछ भी है, मोस्टली मैं सन की एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि बच्चे रिलेट कर सकें. सन, और यहाँ पे मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक प्लानट है लेट्स से, एंड अगेन इट इज़ गोइंग इन व्हाट, इट इज़ बेसिकली गोइंग इन सर्कुलर मोशन. सो अगेन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है आर. और अच्छा ये याद रखना है, वापस मैं बता दूं, एज यू आर एंडिंग द चैप्टर हमें सेंटर से कंसिडर करना होता है बिकॉज आर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अच्छा, सो अगेन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करना चाह रहा हूँ, सो व्हाट आई विल सिंपली से इज दैट kinetic energy is equal to half mv square. एंड अगेन ये v कौन सा v होगा मेरे पास, ये वही v होगा जो कि सर्कुलर मोशन का v है. अगेन बिकॉज इट इज़ इन सर्कुलर मोशन तो वेलोसिटी यहाँ ड्यू टू द सर्कुलर मोशन है. तो वी ऑलरेडी नो कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है from the first chapter circular motion. We can input that over here and say that it is r omega square. So हमारे पास बन जाता है kinetic energy is equal to, अच्छा, kinetic energy is basically equal to half m r square omega square. Now what I'm going to do is instead of this r square मैं इसको दो r's में split कर देता हूँ, मतलब r into r because that makes it r square, right? So what I'm going to say is that यहाँ पे एक r लिखने के बजाय मैं मल्टीप्लाई करके एक r बाहर लिखता हूँ. इट्स द सेम थिंग, मैं अगर यहाँ r स्क्वायर डालता हूँ मुझे ये हटाना पड़ता है. आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं इसको सेपरेट करके एक r को बाहर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय r. नाउ हियर्स द थिंग दैट यू नीड टू नोटिस, ये क्या है मेरे पास, एम आर ओमेगा स्क्वायर. वी ऑलरेडी नो दिस इज एफ सी एक्चुअली. सो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज नाउ इक्वल टू व्हाट, हाफ एफ सी टाइम्स आर. इज दैट राइट? लेकिन एक बात और, हमें एक बात ये भी पता है कि एफ सी जो एक सर्कुलर मोशन में है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एफ जी. मतलब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, लेट मी रिपीट इट. अच्छा, ओके, हम्म, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि हमें पता है सर्कुलर मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड. इंस्टेड ऑफ दिस एफ सी व्हाट आई कैन से एफ जी. ठीक है, और एफ जी मेरे पास किसके बराबर है, एफ जी इज एक्चुअली इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ दिस एफ सी व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इनपुट
half g m over r square. Why? Again, because this is linked with this part and fg is actually equal to this. So मैंने यहाँ पे ये input कर दिया, gmm over r square multiplied by r. This cancels out with this. So what I'm left with is the formula for kinetic energy, which is actually gmm over 2r. And that is it for kinetic energy. अच्छा भाई, सिंस द चैप्टर इज एंडेड, हम ज़रा एक चीज़ और समझ लेते हैं। वो ये है कि अगर मेरे पास एक प्लानट है, उसके ऊपर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिखती किस तरह है। बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सही है, दिस इज़ हाउ वी अज्यूम इट टू बी। ठीक है, कि मतलब अगर वो किसी भी सेंटर, लेट्स से ये सन है और इसके क्रॉस अगर एक प्लानट रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, तो बेसिकली हम वी अज्यूम इट टू बी दिस वे। या चलो हम और स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम अगर ग्रेविटी की भी बात कर लें तो हमें ग्रेविटी कुछ इस तरह से दिखती है, राइट? तो बेसिकली अगर मैं हटाऊं इसको और ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी की लाइंस कुछ इसी तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। सही है, जैसे जैसे मेरे पास वो चेंज कर रहा है, मेरा मेरे पास जो जगह है, प्लेस चेंज हो रही है, वहाँ पे वो रेडियली इनवर्ड्स हो रही हैं। सही है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी से अबाउट दिस, कि इट इज रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, एंड स्पेसिंग इंक्रीजेस, spacing increases increases as we move अवे। क्या मतलब है इस बात का? जाहिर है, मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये डिस्टेंस इतना है, इतनी स्पेस है, लेकिन जैसे जैसे मैं अगर दूर की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। सही है, सेम इज द थिंग हियर। यहाँ पे ये डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ उससे ज़्यादा है, तो यहाँ तक आते हुए और ज़्यादा है। तो ये जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, इन दोनों के जो दो बराबर बराबर लाइन्स हैं, उनका डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा। नाउ हियर्स द थिंग, एग्जामिनर एक तो ये ड्रॉ करने को बोलता है, दूसरी चीज़ जो एक और वो बोलता है, वो बोलता है अगर मैं बिल्कुल प्लानट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अब सिर्फ और सिर्फ इतना सा ये एरिया कंसिडर कर रहा हूँ। सही है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट सिर्फ इस एरिया को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, विच मीन ज़ाहिर है ये एक अर्थ का सरफेस होगा। अगर आप अर्थ को देखते हो आपको सर्कुलर नहीं लगती। सही है, अगर आप उसको, आप पैदल चल के कहीं जा रहे हो, आपको सर्कुलर नहीं लगती, फ्लैट लगती है अर्थ। तो लेट्स से आपके सामने ट्री भी आएगा, सो ऑन एंड सो। तो अब आपके मुताबिक अगर वो फ्लैट नहीं है, तो जाहिर है उसके अंदर आने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो भी फ्लैट नहीं होंगी। फील्ड लाइंस वुड बी स्ट्रेट एज इट इज। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखूंगा तो दिस इज हाउ दे वुड लुक लाइक, क्योंकि हमें अर्थ फ्लैट लग रही होती है। वही बात है कि अगर मैं, ये मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसको इस तरह बनाता, अगर इस ये पूरा एक सर्कल है, तो बेसिकली ये इतनी करीब करीब जब मैं लाइंस बनाऊंगा तो आप मुझे बताओ कि आपको फर्क दिख रहा है, इवन दो यस कि मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इन दो को कंपेयर करो सिर्फ, क्या ये दोनों आपको डिफरेंट लग रही थी आंसर्स? नो, तो मतलब वही बात है कि जितनी करीब से मैं उसको देखूंगा मुझे नहीं लगेगा कि डिफरेंस है, लेकिन वही बात है जितना दूर से देखूंगा, गैप्स इंक्रीज करते हुए देखूंगा, तो ऑफ कोर्स डिफरेंस लगेगा। वही बात है, आपको इसमें और इसमें डिफरेंस लग रहा है, बट जो दो बिल्कुल बराबर वाली लाइंस हैं, इन दो में आपको कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा। तो इस वजह से अगर वो आपको जूम इन करके बनाने के लिए बोले कि प्लानट के ऊपर किस तरह दिखेगी, जो लोग अगर देख सकें, या सो ऑन एंड सो, जिस भी तरह वो बोले, तो आप इसको इस तरह ड्रॉ करोगे जिस तरह मैंने किया है। दे वुड लुक लाइक स्ट्रेट लाइंस। और अगर प्लानट के ऊपर ड्रॉ करने को बोले तो द फील्ड लाइंस वुड लुक समथिंग लाइक दिस। एंड दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम जरा पास्ट पेपर्स देखेंगे।